प्रतिलेखन संख्या 3। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है और कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हों। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों से मैं कभी कभी कांप उठा हूँ। यहाँ महासभा कक्ष में बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। मैं 1938 की गर्मियों में जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। फिर भी लीग ऑफ नेशंस इस सब से बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी, सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। 1 वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। कई वर्षों के नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी के भयानक अनुभव से एक नए युग, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। इस विभीषिका की याद ताजा ही थी कि मनुष्यों ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, जो इसके चार्टर में शामिल है। लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी उसकी अनुभूति भी हुई। इसलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन के ढांचे में व्यवस्था की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़ी ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की गई थी। यह सब बहुत तर्कसंगत नहीं था, लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती थीं, जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे अपनी वैश्विक शासन के अधीन थे। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे हैं और हम यहाँ अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बढ़ी है, लेकिन हमें याद रखना
चाहिए कि अब भी यह पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। धन्यवाद।